मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप सूरत के इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आप जानते हैं कि MIM पार्टी के कैंडिडेट है अरसू रामजान पिंजारी, नफीसा मोहम्मद यूसुफ, शाहरुख खालिद, नरगिस पिंजारी, बिल्किस कुरैशी और सलमान सैयद साहब। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट इनको देकर कामयाब करिए ताकि आपकी एक इत्तेहाद को मजबूत किया जा सके, आपकी क़ियादत को सूरत में मजबूत किया जा सके। मंच पर बैठे अब्दुल बसीर शेख साहब, अंजुम शाह साहब, हाजी याकूब साहब, मुनव्वर अंसारी साहब, मोहसिन मलाला साहब, हाजी मंजूर खान साहब, सईद शेख साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए क्योंकि इस वार्ड में कई मसाइल में कब्जा रसीद इना पास नहीं दिया जाता है और MIM पार्टी आपसे वादा कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला आप अगर मीम को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर गरीब और मजलूम अवाम को इना पास दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। GIDC का इलाका होने की वजह से काफी पोल्यूशन होता है, सांस लेने की मुश्किल होती है। इंशाअल्लाह ताला MIM पार्टी यहाँ पर इस पोल्यूशन का हल जरूर तलाश करेगी। वहीं पर साहिवा नगर बस्ती में ट्रेन की जरूरत है। MIM पार्टी के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए, ये ट्रेन का काम यहाँ पर कराया जाएगा। झुग्गी और झोपड़ियों को आवास बनाने का है, ये काम भी यहाँ पर जिसको आपने ऑडियो नहीं करवा सके। गटर का पानी यहाँ पर महीने 2 महीने में पीने के पानी के साथ आ जाता है, तो ये मसाइल है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस पार्टी को कामयाब करिए। लोग जो मजलिस पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है, वो सरासर झूठ कहते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 40 साल से गुजरात में एक मुस्लिम MP कामयाब नहीं हो सकता है। मैंने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, मगर आज बताओ 40 साल हो चुके हैं। आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरहूम अहमद भाई पटेल थे, उसके बाद कोई नहीं जीत सका। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि BJP अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। लोकसभा की तादाद को बढ़ाने के लिए वहां पर एक बिल को लाया गया, हदबंदी का, डिलिमिटेशन का और महिलाओं के रिजर्वेशन का। वो BJP के पास तादाद नहीं थी, इसीलिए वो कामयाब नहीं हुए। तो देश के प्रधानमंत्री ने कल देश के सामने आकर ये कह दिया कि माँ और बहनों से बड़ा ही गलत काम हुआ और प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का भ्रूण हत्या हुआ है। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं। मोदी जी, क्या आपको याद है बिल्किस बानो कौन थी? बिल्किस बानो कौन थी? यही गुजरात की बेटी बिल्किस बानो थी। हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। उसको महल उसी के घर के करीब के 11 लोगों ने उसका रेप किया और फिर उसके मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। जब कोर्ट ने महाराष्ट्र में बिल्किस बानो के इन जालिमों को सजा दी, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्किस बानो का रेप करने वालों को और उसकी औलाद की हत्या करने वालों को छोड़ दिया। आज देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बिल पास नहीं हुआ तो ये भ्रूण हत्या है। देश के प्रधानमंत्री, आप जानते होंगे कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आपको ज़किया जाफरी, आप जानते होंगे इस नाम को। बताओ उसके साथ क्या हत्या, क्या जुल्म किया गया था।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रूण हत्या की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, मगर गुजरात में सबसे कम अगर नंबर आता है भ्रूण हत्या का तो सूरत जिले का आता है। आपको मालूम 835 बच्चियां पैदा होती हैं 1000 बच्चों के ऊपर, सबसे कम सूरत जिले में है। आज बीजेपी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा, ना उसके आंसू पोंछने कोई आएगा, ना हमारी माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई आएगा, ना अगर हुकूमत और पुलिस की तरफ से कोई जुल्म किया जाता है तो रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। बताओ, अपने आप के दिल के अंदर हाथ रखकर पूछिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए कि बताओ तुम्हारी कोई सियासी आवाज है क्या? बताओ कोई तुम्हारे लिए लड़ने वाला है क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कह रही है कि तुमने 65 साल किसी को वोट डाला, तुमने गैरों का साथ दिया, आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कहता है कि अपनों का साथ दो, मेरा साथ नहीं हो। मेरी भाई, मेरी माँ और बहनों, मजलिस का साथ दो और यहाँ से मीम पार्टी को कामयाब और कामरान कर लो। लोकसभा में 2 दिन पहले बहस हुई, पार्लियामेंट के अपोजिशन पार्टी से बहुत से एमपी बोले। बताओ, किसी ने अगर उस पूरी पार्लियामेंट में उठकर कहा कि इस देश में 18 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ 4% लोकसभा के इलेक्शन जीत कर आते हैं, आखिर क्यों हम नहीं जीत पा रहे हैं? आखिर क्यों हमको रोका जा रहा है? ये बात हमने पार्लियामेंट में उठाकर कही और हमने कहा कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है और दूसरी तरफ सेकुलर पार्टियां उम्मीद करती है कि उनको मुसलमानों की वोट के लिए जाकर पूछना ना पड़े। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, खास करके नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आने वाला कल तुम्हारा है, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के जरूरी है कि जमीनी सतह से आपकी लीडरशिप को बनाया जाए। वो काम आपको करना है। याद रखो, नारों से लीडरशिप नहीं बनती, बड़ी बड़ी बातों से लीडरशिप नहीं बनती, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर लीडरशिप नहीं बनती। लीडरशिप बनेगी तो मतदान के दिन जब आप अपने पूरे होश और हवास में रहकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो सूरत में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। सूरत में आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई पैदा होगा, वरना याद आसमान या जमीन से निकलकर कोई तुम्हारा नेता नहीं बनेगा। मजलिस ये चाहती है कि आप नेता बनो और अपने मुकद्दर के फैसले करो। वहीं पर आप जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी की हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर यूसीसी को नाफिज कर दिया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस से, ये कैसा तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो 16% आदिवासियों को उससे मुस्तस्ना रखता है? और ये कौन सा तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हिंदू धर्म के कानून को मुसलमानों पर लागू करता है? हिंदू धर्म के तौर तरीके अलग है, मुस्लिम धर्म के शादी और ब्याह के तरीके और अलग है, तलाक देने के तरीके अलग है। आज बीजेपी की सरकार गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू धर्म के कानून को लागू करती है। आप बताइए, ये संविधान की दफा 25 के खिलाफ है, मगर बीजेपी हमको हमारे मजहब से दूर करना चाहती है जो संविधान के खिलाफ है। हम ऐलानन कहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने दीन इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं है, हम उस पर अमल करते रहेंगे। आप कानून जरूर बना रहे हो, मगर हमारे सवाल का जवाब दो कि इस्लाम, पहले तो तुमने कहा कि ट्रिपल तलाक गलत है, अब तुमने गुजरात में पूरे तलाक को खत्म कर दिया। तुमने कहा कि मुस्लिम बेटियों को अपने बाप की जायदाद में हक नहीं मिलता है, मगर तुम ये कह रहे हो कि विल पावर के जरिए कोई बाप या कोई माँ अपनी एक जायदाद पूरी औलाद को दे दे। बताओ, जब तक विल पावर
तो बेटियों का उनका हक कैसे मिलेगा? इस्लाम में दादा की जायदाद में पोते का हक नहीं होगा, धर्म में होगा। तो बीजेपी ने यहाँ पर कह दिया सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों आप धर्म के रिवाजात को, कानून को आप गुजरात के 10% मुसलमानों पर लागू कर रहे हैं? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदुत्व की ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये मुसलमानों के इस्लाम से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए मेरी चीजों को। और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट बना दिया गया। सूरत में हमारी एक हिंदू बहन ने एक मुसलमान को जायदाद बेचा तो उस पर आपने पाबंदी लगा दी। अब ये कह रहे कि फसाद अगर हो सकता है तब भी कोई नहीं बेच सकता है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक और जगह पर जाना है। आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप पतंग को वोट देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए आप पतंग को वोट देंगे। वो फोन की लाइट खोल करके बताइए कि आप पतंग को वोट देंगे। आगे बीजेपी मोदी आरएसएस की दिमाग की बत्ती खुल जाए। इस सूरत में इंशाअल्लाह ताला पतंग को वोट लगेगा। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। हमारे साथ एक्शन करिए। कैसा करेंगे? और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरों का गेम बदलना है आपको अपने इत्तेहाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।